ये मेरा बेटा उसकी दुआओं से पैदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। लाइट कैमरा एक्शन के एक नए एपिसोड के साथ मैं करीम अरमान एक बार फिर आपके सामने। जी दोस्तों, मेरे प्यारे नाजरीन, जो आप मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। आज का प्रोग्राम यकीनन तस्वीर न लगाई जाए तो फिर देखता कोई नहीं है, तो तस्वीर से आपको मालूम हो गया होगा कि आज का प्रोग्राम, आज जिस फनकार को मैं खैराज तहसीन पेश कर रहा हूँ, वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा फनकार, बहुत ही अच्छा इंसान। जी हाँ, शफकत चीमा साहब। शफकत चीमा साहब आला अखलाक के आला इंसान है और बतौर फनकार उन्होंने जो काम किया वो सब आप जानते हैं। उन्होंने बतौर विलन बहुत खूबसूरत काम किया। उन्होंने हीरो के किरदार भी अदा किए, वो भी निहायत खूबसूरत, और कई फिल्मों में उन्होंने कैरेक्टर एक्टर के किरदार भी अदा किए। ये तो उनकी फिल्म के हवाले से बातचीत है। शुरू करते हैं उनकी ज़िंदगी से। 20 नवंबर 1955, लाहौर का इलाका घड़ी शाहू, बहुत पुरानी आबादी लाहौर की। वहाँ एक इमाम मस्जिद, एक इल्लामा, उनके घर शफकत चीमा साहब की विलादत हुई। एक मजहबी गिराना होने के नाते कोई भी ये सोच नहीं सकता था कि ये बच्चा बड़ा होकर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम बन जाएगा। मेरे वालिद साहब वो आलम दीन थे, उनकी ख्वाहिश थी कि कोई आलम दीन बनेगा। लेकिन बात होती है नसीब की। बात तो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं कहीं और चला जाऊं, लेकिन नसीब आपके साथ क्या खेल खेलती है ये इंसान को खुद भी शायद कभी कभार पता नहीं होता। बहरहाल, एक मजहबी गिराने में आंख खोलने के बाद यही यकीन होता है कि वालिदैन के नक्शे कदम पर चलते हुए ये इसी राह को अपनाएंगे। वही हुआ। शफकत चीमा साहब ने जो ही लड़कपन में कदम रखा, मजहबी गिराना था, घर का माहौल मजहबी, मस्जिद से वास्ता, और फिर वही हुआ। शफकत चीमा को वो उसी मदरसे से तालीम हासिल करना पड़ी। वहीं पर उन्होंने दीनी तालीम हासिल की और कुछ 17 से पारे उन्होंने हिफ्ज़ भी किए। लेकिन हालात व वाक़यात को शायद कुछ और मंजूर होता है, नसीब को कुछ और मंजूर होता है। बहरहाल, इसी दौरान गुजरांवाला में उनके रिश्तेदार थे, आना जाना होता था। तो आना जाना तो हमेशा होता था, इस दफ़ा भी उसी रूटीन में वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए। वहाँ अपने कज़न्स के साथ मकामी मस्जिद में गए और वहाँ पे इत्तेफाक से महफिल सजी हुई थी नात ख्वानी की। तो कज़न ने इनको भी आगे किया कि आप भी बड़े अच्छे नात ख्वान हैं, आप भी एक नात पढ़ लें। बहरहाल, क्योंकि उनका शौक़ भी था और उनका ज़ौक़ भी था, और उन्होंने वहाँ पर नात सुनाई। और उस नात शरीफ सुनाने पर उन्हें बहुत सारा इनाम दोस्तों ने दिया, वहाँ के मकामी लोगों ने दिया। तब अच्छे खासे पैसे मिल गए उनको। लाजमी है, जब पैसा बच्चों के पास आता है तो वो खेलते ही हैं। फिर जब ये टीन एज शुरू हो जाती है तो
वैसी थोड़ी सी शरारतें भी होती हैं। तो कज़न ने कहा कि भाई आज तो आपको पैसे मिले हैं, चलें खाना खिलाएं। अब गुजरांवाला के लोग तो आपको पता है खानों के शौकीन हैं। खैर चले गए, किसी होटल में बैठ के खाना खा रहे थे। होटल के नज़दीक ही कुछ सिनेमा घर था। कज़न ने फरमाइश की कि चलो आज फिल्म देखते हैं। शफकत चीमा जिसे फिल्म का नाम शायद कभी सुना भी नहीं कि फिल्म भी कोई चीज़ होती है। बहरहाल ताल्लुक दोस्ती में इंसान कुछ ऐसा कर जाता है जो नहीं भी करना होता, लेकिन कर जाता है। वो गए, बाकायदा उन्होंने वहाँ सिनेमा में से टिकट ली और बकौल उनके के वो जो सामने टिकट कीपर बैठा हुआ था उसका पेट इतना बड़ा था कि जब मैंने हाथ खिड़की में डाला तो वो उसके पेट को जाके टकराया और उसने बहुत खूबसूरत सी गाली दी। बहरहाल 2 टिकट उन्होंने लिए और वो फिल्म देखने लगे। और बकौल उनके कि जनाब ये मेरी ज़िंदगी की पहली फिल्म थी। मुखड़ा पुरानी एक फिल्म थी, एक तो नदीम साहब की भी मुखड़ा आई थी, ये उससे पुरानी गालबन अकमल साहब की फिल्म थी मुखड़ा, या सुधीर साहब की थी। वो फिल्म देखी और वो हैरान और परेशान कि ये क्या है। सामने एक बड़ी स्क्रीन है और उस पर कुछ तस्वीरें चल रही हैं। तो जो लोग फिल्म देख चुके हैं, जिन सिनेमा घरों में जा चुके हैं, उनको ये बात मालूम होगी कि प्रोजेक्टर से एक शुआएं आती हैं जो स्क्रीन पर लगती हैं और वो स्क्रीन पे वो फिल्म चल रही होती है। तो उसकी सादगी इतनी थी कि वो उन शुआओं को देख रहा था और पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देखता था कि ये रोशनी सी कहाँ से आ रही है और ये लोग कहाँ से आ रहे हैं जो सामने स्क्रीन पर जलवागर हैं। बार बार वो यही देखते रहे। जब कज़न को मालूम हुआ तो उन्होंने समझाया कि पीछे कुछ भी नहीं है, फिल्म सामने है, आप सामने देखें, एंजॉय करें। खैर वो उसी तरह उसी तज़बज़ब में वो फिल्म तो देख ली उन्होंने, लेकिन उनके 1-2 गाने जो उनके दिमाग में रच बस गए और अब वो घर वापस आए, लेकिन वो गाने उनके दिमाग में रच बस गए और वो बजाय के कुरान जो उनको हिफ्ज़ जितने सिपारे उन्होंने किए थे वो उनको दोहराते, उनके दिमाग में हर वक्त गाने बार बार रिपीट होते थे। और फिर बस उनसे कुछ ना हुआ। वो दीन से उनकी जो रग़बत थी, मोहब्बत थी, जो एक वास्ता था, ताल्लुक़ था, लाज़मी है वालिद के हवाले से भी, घरेलू हवाले से भी, वो आहिस्ता आहिस्ता दब गया और मौसीकी की ये आवाज़ उनके दिमाग में समा गई। अब उनके दिमाग में कहाँ से कैसे ये बात आई कि मुझे भी यही करना है, इस स्क्रीन पर मुझे भी जलवागर होना है। इसके लिए फिर लाजमी है बड़ी बेइज्जती भी सहना पड़ती है। एक ऐसे दीनदार गिराने का बच्चा अगर ऐसी बात करेगा तो अगर मार नहीं तो बेइज्जती तो ज़रूर होती है। बहरहाल उनसे आगे दीन की रग़बत ना हुई और वो इस तगोदो में लगे कि मुझे एक्टर बनना है और कैसे बनना है। उन्हें यह तक नहीं मालूम था कि जो फिल्म बनती है वो लाहौर ही में बनती है। लाहौर ही फिल्म इंडस्ट्री है और लाहौर ही फिल्मों का गढ़ है। उनकी सादगी का आलम आप खुद समझें कि वो वहाँ से बाकायदा गुजरांवाला गए और अपने कज़न से बात की कि मुझे वहाँ ले चलो जहाँ ये फिल्म बनती है। वहाँ उनके जो कज़न वगैरह थे जो दुनियादारी से वाकिफ़ थे, उन्होंने कहा भैया किधर आए हो, भाई ये फिल्में तो आपके अपने ही शहर में बनती हैं, आपके अपने पड़ोस में बनती हैं,
लाहौर में बनती है और वहीं पर है फिल्म स्टूडियो और वहीं फिल्में बनती हैं। तब वो हक्का बक्का, क्योंकि उनकी सादगी के इंतहा थी, उन्हें अल्लाह करने से अलावा और तो उन्हें कुछ नहीं पता था। वो दीन से वाबस्ता थे, उनके वालिदैन भी दीन से वाबस्ता थे, तो दुनिया की इन चीज़ों से दूर थे। तो जब आप जिस चीज़ से आपका वास्ता ना हो, दिलचस्पी ना हो, वो बेशक आपकी गली में हो, आपको मालूम नहीं होता। तो यही हुआ शफकत चीमा साहब के साथ भी। बहरहाल उन्होंने शौक की खातिर घर बार छोड़ दिया और उन्होंने तगोदो शुरू की फिल्म इंडस्ट्री में। अब वहाँ भी उनका कोई हाथ नहीं पहुँच रहा था, कोई उनका रिश्तेदार, कोई दोस्त यार, कोई भी जानने वाला नहीं था। उन्होंने पेंटिंग का काम सीखा किसी से जो तस्वीरें बनाते हैं, और खताती ये काम उन्होंने सीखा और यही काम करते रहे। और इसी दौरान वो अपनी कोशिश भी जारी किए हुए थे। और फिर उन्हें पता चला कि उनके मोहल्ले में एक शख्स ऐसा है जो फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता है, फिल्म स्टूडियोज में कहीं काम करता है। और वो फिर उनके पास पहुंचे और उनसे गुजारिश की। तो करते करते आखिर वो एक दिन अपने साथ फिल्म स्टूडियो ले गए। ये गालबन 73-74 की बात है, 73-74 की बात है, जब वो 17-18 साल की एज थी उनकी। तो पहली बार जब वो शानूर स्टूडियो पहुंचे तो इतनी रग़बत, इतनी मोहब्बत उनके दिल में समाई हुई थी कि वो स्टूडियो के अंदर जाते ही सबसे पहले उन्होंने उस सरजमीन पर बोसा दिया, यानी सजदा किया। मैं शानू स्टूडियो में जब जाकर गाड़ी रुकी तो मैंने सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर उस जमीन को मैंने बोसा दिया। तो इतनी रग़बत हो गई और उन्होंने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे स्टार बना दे, फिल्म स्टार बना दे। लेकिन उन्हें मालूम अभी भी नहीं था कि बड़े मुश्किल राहें हैं, बहुत तवील सफ़र करना होता है। बहुत शायद खुशकिस्मत लोग होते हैं जो पहली फिल्म में किसी बड़े किरदार में आ जाएं बग़ैर किसी स्ट्रगल के, या शायद बहुत सारी वजूहात हैं, खैर उस पर हम बहस नहीं करते। लेकिन यूँ स्टूडियो के अंदर शफकत चीमा साहब का दाखिला हो गया और अब आना जाना। लेकिन उनका जो फेस था माशाल्लाह खूबसूरत फेस था, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो पाकिस्तानी फेस लगता नहीं था। आप पाकिस्तान के तमाम सूबों में घूमें, बलूचिस्तान, सिंध, KPK, पंजाब, वो एक मखसूस शक्लें आपको नज़र आती और आप पहचान जाएंगे कि यार ये KPK से ये बंदा होगा, ये पंजाब से होगा, ये सिंध से होगा, इस बंदे का ताल्लुक बलूचिस्तान से होगा। लेकिन शफकत चीमा का जो चेहरा था वो किसी भी सूबे से लगता नहीं था। वो शायद कोई मंगोलिया, वो जो पुराने किस्म के हम तारीखी वो देखते थे ना, वैसा लगता था। उसका फेस कलर, उसके फेस का स्ट्रक्चर पाकिस्तानी कहीं से लगता नहीं था। तो बड़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि जिस मुल्क में आप रहते हैं अगर आपका फेस वहाँ के लोगों से मिलता है तो आप उसमें चल सकते हैं, लेकिन एक दूसरे मुल्क का फेस हर आदमी से बर्दाश्त नहीं होता। उसने कहा लोग कहेंगे ये किसको रख लिया, किसको नहीं रख लिया। बहरहाल उनकी स्ट्रगल शुरू होगी और इस स्ट्रगल में बहुत सारे तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है, बहुत ऊंच नीच देखनी पड़ती है, बड़ी खिदमतें करनी पड़ती हैं। बहरहाल वो अपनी स्ट्रगल जारी किए हुए थे। वो साथ साथ उन्होंने बॉडी बिल्डिंग भी करना शुरू की। बहुत सारे इस किस्म के काम, लाजमी है कि काम नहीं मिला था तो उन्होंने साइड पे जो, जिस तरह मैंने कहा, उन्होंने पेंटिंग सीखी और वो अपने पेंटिंग का काम भी करते थे और फिर स्टूडियो के चक्कर भी लगाते थे।
आते जाते लाजमी आपकी फिल्म साजों से भी दुआ सलाम हो जाती है, डायरेक्टरों से भी हो जाती है, डायरेक्टरों से भी आपकी सलाम दुआ हो जाती है। लाजमी फिल्म स्टूडियो में जितने भी लोग होते हैं वहाँ एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सबसे आपकी दुआ सलाम होती रहती है। आपकी पहचान बन जाती है, लोग आपको नाम से भी जानने लग जाते हैं। लेकिन काम बड़ा मुश्किल होता है और उन्होंने छोटे छोटे एक्स्ट्रा के रोल करना शुरू किए। एक्स्ट्रा वो किरदार होते हैं जो बज़ाहिरी कुछ नहीं होता, किसी मजमे में बैठे हुए हैं, कहीं खड़े हुए हैं, कहीं किसी कैंटीन में बैठे चाय पी रहे हैं, आप पर कैमरा आया, मतलब इस तरह है, या कहीं विलन के पीछे खड़े हैं चुपचाप एक सीन में, मतलब ये टोटल। और ये एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कई साल, कम बेश 12 से 15 साल उनको स्ट्रगल करने में लगे। और बतौर एक्स्ट्रा छोटे छोटे कोई एक जुमला अगर मिल गया तो बड़ी खुशकिस्मती होती थी। बहरहाल उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और जो हिम्मत नहीं हारते अल्लाह फिर उन्हें इज्जत देता है, वो मकाम देता है जिसकी वो तगो कर रहा होता है। तो शफकत चीमा साहब के साथ भी यही हुआ। बिलाखिर 1989 वो साल था जो शफकत चीमा की जिंदगी को बदल गया। या एक फिल्म कालका, हीरो हस्बे मुताबिक सुल्तान राय, और इस फिल्म में 5-6 विलन थे, तकरीबन 5-6 विलन थे, जिसमें मेरा ख्याल अल्ताफ खान, जाहिर शाह और 4-5 बंदे और थे। और उनमें एक किरदार था नासिर पोलू, ये पहलवान थे, बहुत सारे लोग वाकिफ होंगे, उनसे ये किरदार करवाया जा रहा था। लेकिन क्योंकि वो एक्टर नहीं था, अब जो इंसान एक्टर ना हो वो डायरेक्टर की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। बड़ा मुश्किल होता है, जिस चीज़ का आपको शौक ना हो और आपको करना पड़ जाए या आपसे कोई करवाए, तो अगर वो थोड़ी सी आपकी बेइज्जती करता है तो वो आपकी आदत नहीं होती, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो बहुत सारे लड़के उधर बैठे हुए थे, जिसमें शफकत चीमा साहब भी बैठे हुए थे, और नासिर साहब जो बार बार रीटेक कर रहे थे, और डायरेक्टर हस्बे आदत गाली गलोच, मतलब वो एक आदत होती है तो उनको महसूस, डायरेक्टर को ये बात महसूस भी नहीं होती कि मैं सामने वाले की बेइज्जती कर रहा हूँ। वो तो एज यूजुअल जो दूसरे एक्टर होते हैं जो बर्दाश्त करते हैं, गालियाँ भी बर्दाश्त करते हैं, बेइज्जती भी बर्दाश्त करते हैं अपनी शौक की खातिर। तो नासिर पोलू जो है, उन्होंने वो बेइज्जती उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, और 3-4 टेकों के बाद उन्होंने पाँव पटका और गुस्सा दिखाया और उसने कहा नहीं करता मैं। जबकि शफकत चीमा साहब वहाँ बैठे ये दुआएं कर रहे थे कि या अल्लाह इससे ना ही हो तो बेहतर है। तो आखिर वही हुआ, और नासिर साहब टांगे पटक के वहाँ से निकले कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं नहीं करता ये एक्टिंग वैक्टिंग। और यूँ फिर क्योंकि अब सीन चल रहे हैं और ज़रूरत तो होती है एक कैरेक्टर की, वहाँ पे बैठे हुए लोगों पर जब डायरेक्टर की नज़र पड़ी तो फिर शफकत चीमा ही नज़र आया, क्योंकि वो बॉडी वगैरह बनाई हुई थी और इसी किस्म का एक किरदार चाहिए था। तो डायरेक्टर ने उसे बुलाया और उससे कहा ये किरदार अब तुम करोगे। तो वो भी 3-4 सीन का किरदार था, जो अक्सर विलन होते हैं और हीरो, फिर एक वक्त आता है हीरो मारना शुरू करता है। तो शफकत चीमा उन विलन में से था जो सबसे पहले मरने वालों में सबसे पहले, क्योंकि नया था तो डायरेक्टर अक्सर ऐसे ही आदमी को
जल्दी मरवा देते हैं जो नया हो। तो शफकत चीमा उन तमाम में नया विलन था, तो उसको तब बहुत कम सीन, तमाम विलन के सीन जो थे, जो 5-6 विलन थे, उनमें सबसे कम सीन शफकत चीमा के थे और सबसे पहले ही उन्हें कत्ल किया जाता है इस फिल्म में सुल्तान राय के हाथों। तो यूं कालका से 89 से उनका बाकायदा एक किरदारों वाला काम शुरू हो गया और फिर कहानी यूं चल पड़ी और आज तक चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने हीरोइन का बाप का किरदार भी किया, हीरो के किरदार भी किए और बहुत खूबसूरत अदा किए। लेकिन क्योंकि जब हमारे यहाँ एक छाप लग जाती है विलन की, विलन के किरदार उन्होंने बहुत अच्छे किए, इसीलिए उन्हें हमेशा विलन ही के किरदारों में ज़्यादा लिया गया। लेकिन उन्होंने विलन के अलावा हीरो, करेक्टर, एक्टर जो भी किरदार अदा किया, नहायत खूबसूरती से अदा किया। तो ये तो उनका कैरियर अभी चल रहा है। अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उन्हें और मकाम दे और सेहत अता फरमाए। अब थी बात उनके बच्चों के हवाले से, तो अल्लाह ने उन्हें 6 बेटियों से नवाजा। अब लाजमी है, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि एक बेटा भी हो, और वो इसी परेशानी में एक दिन स्टूडियो में बैठे हुए सोच रहे थे कि राय साहब की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने पूछा, क्यों बच्चे, क्यों परेशान है? तो शफकत चीमा ने कहा कि राय साहब, बस ये मसला है, मैं चाहता हूँ अल्लाह मुझे एक बेटा दे दे। राय साहब ने दूसरी बात नहीं की, वो गए सामने मस्जिद है वहाँ पे एक, और वहाँ पे उन्होंने ज़मीन पर सजदा किया, सजदा रेज़ हुए, अल्लाह से गिड़गिड़ाए और वापस आए और शफकत चीमा से कहा, जा पुत्री, अल्लाह तुझे बेटा से नवाजेगा। और फिर वही हुआ, सुल्तान राय साहब की दुआ कबूल हुई और शफकत चीमा को अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत सा बेटा दिया। ये तो बेटे के हवाले से कहानी थी। फिर दूसरी बात कि इंसान की सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। शफकत चीमा साहब इस इंतज़ार में थे कि मुझे कोई अच्छा किरदार मिले, मैं अच्छा किरदार करूं और फिर मैं अपने वालिदैन को दिखाऊं, वालिद साहब को दिखाऊं, और वो इस बात को समझे कि नहीं, वाकई मेरे बेटे ने जो मेहनत की, जो मुशक्क़त की, वो रंग ले आई और वो खुश हो जाएं। वो कि वालिदैन को इस चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं होती। जिस चीज़ से वालिदैन नफ़रत करते हैं, बुरा समझते हैं, उनको कभी भी वो अच्छी नहीं लगती। लेकिन वालिदैन फिर भी औलाद की खुशी के लिए हंस लेते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन बात वही कि सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। शफकत चीमा की फिल्म कालका जब लगनी थी, उससे गालबन 2 दिन पहले शफकत चीमा साहब के वालिद इस दुनिया फानी से कूच कर गए। और यही उनके जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है कि मेरी फिल्म मेरे वालिद साहब देख नहीं सके। और यही उनकी सबसे जिंदगी की बड़ी खुशी है कि उनकी फिल्म कालका में जो उन्होंने पहली दफ़ा काम किया, यही उनकी सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन वो खुशी शायद इस वजह से अधूरी भी रही कि उनके वालिद अगर वो फिल्म देख लेते तो शायद ये खुशी उनकी, वो क्या कहते हैं, दुगनी नहीं चौगनी हो जाती। तो ये थी शफकत चीमा साहब की कहानी। यकीनन आपको पसंद आई होगी। वैसे तो हर एक्टर के बारे में कई कई घंटों की गुफ्तगू हो सकती है, बात हो सकती है, लेकिन शायद देखने वालों के पास इतना वक्त ना हो। अब इसी के साथ मैं करीम अरमान आप दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।